यूपी और बिहार सामंतवाद का आज भी शिकार है। ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, कायस्थ महासभा, अभी चल रहा नहीं यूपी का इलेक्शन। हाँ, अभी देखो सारे जातिवादी संगठन एक्टिव है सब। पंडित हाथी को देखो, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। अगर सरकार मजबूत हो और काम करने वाली हो, भाई साहब 5 साल में यूपी का सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। जय हिंद फ्रेंड्स। यूपी की गरीबी की मुख्य वजह बताओ। अब अगर तुमने वो चैप्टर पढ़ा है नेशनल इनकम इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। अब तुमने एक स्टेट उठाया पंजाब, अब तुमने दूसरा स्टेट उठाया यूपी। तैयारी का मतलब पढ़ना नहीं है, तैयारी का मतलब है कनेक्ट करना। अब तुम दिल्ली से चले जम्मू, तो दिल्ली से जम्मू के बीच में जितने भी स्टेशन हैं, सोनीपत, पानीपत, लुधियाना, फगवाड़ा, सब इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेशन है। नहीं है? सब इंडस्ट्रियलाइज्ड है। लेकिन जब तुम दिल्ली से चले गोरखपुर, कोई इंडस्ट्री नहीं। कानपुर में थी, हो नहीं गई, बंद करवा दिए। जो हिंदुस्तान का लेफ्ट है ना, लेफ्ट कम्युनिस्ट, इन्होंने 10-10 महीना स्ट्राइक करवाई। इनको ली ने, लेवाइस, ली, कॉब, इन लोगों ने यहां के यूनियन लीडरों को पैसा फंड किया। ये लो, तुम्हारा अधिकार माना जा रहा है। बोले अच्छा, स्ट्राइक करवा लो। 7-8 महीने स्ट्राइक हो गई। अब 8 महीने स्ट्राइक हो रही कपड़ा फैक्ट्री में, मारवाड़ी तो बर्बाद हो जाएगा। मारवाड़ी ने क्या किया? फैक्ट्री बंद कर, बाहर में जाओ। उसने बियर की फैक्ट्री लगा दी। उसको तो पैसा कमाने से मतलब है। तुमने 7 महीना स्ट्राइक कर दी, तुम पूरे कानपुर में टहलो, तुम्हें पुरानी फैक्ट्रियों की दीवारें दिखाई पड़ेंगी। मैनचेस्टर था ये ईस्ट का कपड़ा के लिए। लाल इमली की सोच बताओ, 32 महीने से सैलरी नहीं मिली। क्योंकि अगर ये हमारी फैक्ट्रियां बंद नहीं होती तो ये कॉब जो इटली की कंपनी है, ये अपना पैंट शर्ट यहां कैसे बेचती? अब देखो, अब इस एक डायग्राम से, अब जैसे तुमने अभी कहा कि एग्रीकल्चर जो है, अब एग्रीकल्चर दोनों जगह होती है, यहां भी होती है, यहां भी होती है। एग्रीकल्चर कितने महीने जॉब देगी? मैक्सिमम 4 महीने देगी, 4 महीना। तो पंजाब का जो आदमी है, ये 4 महीना काम करेगा एग्रीकल्चर में, फिर 8 महीना काम करेगा इंडस्ट्री में, और जो बच गए वो कनाडा चला गया। तो अब देखो इससे क्या हुआ, यहां आर्थिक समृद्धि आई। तो जब यहां आर्थिक समृद्धि आई तो यहां औरत की स्वतंत्रता बढ़ी। तुम पंजाब में औरतों की स्थिति देखो कितनी स्ट्रांग है। सामाजिक स्वतंत्रता किस पर निर्भर करती है? आर्थिक स्वतंत्रता पे। अब तुम यहां का समाज देखो, पंजाब का, यहां का रहन सहन देखो, यहां का वेशभूषा देखो, और फिर तुम यूपी का समाज देखो। अब यहां का आदमी 4 महीने कृषि में काम कर लेगा, 8 महीने महाराष्ट्र चला जाएगा, गुजरात चला जाएगा, पंजाब चला जाएगा। इसीलिए सबसे ज्यादा लेबर की सप्लाई पूरे भारत में पूर्वांचल और बिहार से है। यूपी और बिहार सामंतवाद का आज भी शिकार है।
यहां ऐसे ऐसे जमींदार हैं जिनके पास आज भी 50-50 हजार बीघा जमीन है। अब जिनके पास 50,000 बीघा जमीन है वो ब्राह्मण भी है, वो राजपूत भी है, वो मुसलमान भी है, शायद उसमें से कोई दलित हो शायद, लेकिन ये तो 3 कंफर्म है। ब्राह्मण भी है, वो राजपूत भी है, वो मुसलमान भी है, वो कायस्थ भी है, वो बिजनेसमैन भी है, जमीनें हैं। अब इन चारों को यह लगता है कि अगर यूपी का आदमी एक हो गया हमारी जिम्मेदारी तो गई। तो इन्होंने क्या किया, तो वो जो मुसलमान जमींदार है 50,000 बीघे वाला, जिसकी हर साल की इनकम 100 करोड़ है, वो 100 करोड़ में से 5 करोड़ रुपए निकाल लेता है। किसी हमारे जैसे वक्ता को पकड़ता है और कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, मुसलमान उत्थान समिति। बोले जी, और बोले मुसलमानों को बताओ कि ये मंदिर बन रहा है हमारे खिलाफ है। फिर ऐसे वो राजपूत करेगा, फिर ऐसे वो ब्राह्मण करेगा, तो ये सब डिवाइड हो जाएंगे। जब सब डिवाइड हो जाएंगे तो इनका जो मेन प्रॉब्लम है वो इनकी आंखों के सामने गायब हो जाएगा। भाई नहीं समझे बात को? ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, कायस्थ महासभा, अभी चल रहा नहीं यूपी का इलेक्शन। हाँ, अभी देखो सारे जातिवादी संगठन एक्टिव हैं इस वक्त। सब घर घर जाके दरवाजा ना, पंडित पंडित ब्राह्मण का अस्तित्व सिर्फ बहन जी बचा सकती है। कैसे? वो कैसे बचाएंगी? अरे हाथी को देखो, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। पंडित जी बेचारे टाइट हो गए, अच्छा बहन जी को वोट करें। हाँ, फिर वो ठाकुर यहां पहुंच गए। ये जितनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये क्या कर रही हैं? यही तो कर रही हैं। जातिवादी संगठनों के जो नेता हैं, अभी इलेक्शन आएगा, जैसे जब वोटिंग का समय आएगा ना, ये जितने बड़े बड़े नेता सबको बुलाया जाएगा दिल्ली। जरा भैया 50 करोड़ जी, 100 करोड़, 200 करोड़, वोट के हिसाब से किसके पास कितना वोट है। बोले वोट जहां पड़ना है वहीं पड़ना है जी सरकार। बस ये जो जनता है इस प्रदेश की, इसको पता ही नहीं डेमोक्रेसी क्या है। सरकारी अस्पताल में क्या सिर्फ मुसलमान जाते हैं? हिंदू भी जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, दलित भी जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, ब्राह्मण भी जाता है जिसके पास पैसा नहीं है। है कि नहीं? तो अगर सरकार मजबूत हो और काम करने वाली हो, और सरकार में राम मनोहर लोहिया जैसे नेता हो, शास्त्री जैसे नेता हो, अंबेडकर जैसे नेता हो, भाई साहब 5 साल में यूपी का सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। राम मनोहर लोहिया की जब डेथ हुई ना, तो उनकी जेब में सिर्फ 10 रुपए थे, और उनको इलेक्ट्रिक जो होता है ना, बिजली वाला लाश जलाने वाला, उसमें जलाया गया था। 13 रुपया 80 पैसा खर्चा हुआ था। राम मनोहर लोहिया। और ये उनकी वसीयत थी कि जब मैं मरूं तो मुझे लकड़ी में मत जलाना, मेरे जलाने पर पैसा वेस्ट मत करना, ये गरीबों का मुल्क है। और दूसरी तरफ जब भारत के एक दूसरे नेता मरे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है, तो उनकी अंतिम संस्कार पे 4.5 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था। सिर्फ चंदन की लकड़ियां मंगाई गई थी। ऐसे बहुत सारे नेता, कोई एक नेता वही नहीं थे, बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं जो मरे हैं। तो सोचो,
अब ये जो तुम डायग्राम देख रहे हो ना, भारत, ये यूपी में जातिवाद तुम कैसे कंट्रोल करोगे? प्रवचन करके? नहीं। बिहार में जातिवाद तुम कैसे कंट्रोल करोगे? प्रवचन करके? नहीं। तब कैसे करोगे? यहां औद्योगिक क्रांति करवा दो। जैसे तुम यहां औद्योगिक क्रांति कराओगे, यहां का सामाजिक संरचना बदल जाएगा, इकोनॉमी बदलेगी। जैसे इकोनॉमी बदलेगी, समाज बदल जाएगा। फिर समाज में दो तबके हो जाएंगे, एक पूंजीवादी, एक मजदूर। अभी क्या है? अभी सामाजिक संरचना क्या है? अभी यहां ब्राह्मण हैं, दलित हैं, राजपूत हैं। वो पुरानी सामाजिक क्योंकि पुरानी अर्थव्यवस्था है ना। नहीं बात समझ में आ रही? पुरानी अर्थव्यवस्था है। सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है, किसके बीच में? शिया और सुन्नी के बीच में। क्यों? क्योंकि वहां औद्योगिक क्रांति नहीं हुई। तो क्योंकि वहां पुरानी अर्थव्यवस्था है, तो वहां पुरानी सामाजिक व्यवस्था भी है। इकोनॉमी और समाज का बहुत गहरा संबंध है। तो धर्म की वजह से झगड़ा नहीं होता, अर्थव्यवस्था की वजह से होता है। वो देखो नेहा राठौर को, पूरा फंडामेंटल राइट पर गाना बना दी भोजपुरी। नो, पढ़ी लिखी लड़की है। अनुसूचियों की बात करी थी उसने काफी। पूरे पहली लड़की है जिसने फंडामेंटल राइट को भोजपुरी गाने में बदल दिया, और इतने स्टाइल से गाई है ना, ये चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। अकेली लड़की पूरी यूपी गवर्नमेंट को हिला दी, सब उतर आए। रवि किशन, यूपी में सब्बा, तो पापा रख के गए भाई यूपी में सब्बा। उस लड़की पे कमेंट कर, डेमोक्रेसी क्या है भाई? हमें अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही, हम बोलेंगे, आप उसका जवाब दो। उस एक लड़की को काउंटर करने के लिए पूरी टीम उतार दी। सोचो, एक लड़की, एक पढ़ी लिखी लड़की, नॉलेजेबल लड़की, गंवार नहीं है कि सिर्फ गाना गा रही है, पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, ज्ञान है। पूरा फंडामेंटल राइट तुम सुनो उससे, इतने सरल भाषा में, इतने सरल शब्दों में उसने गाया है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट टू एक्सप्रेशन, सब